वेलकम टू एडुकैमी यूट्यूब चैनल। आई एम रोहित कुमार। आज हम लोग बीपीएससी के कोर्सेज हम लोग यहाँ पर आप लोग सभी को के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जीके, जनरल नॉलेज और जीएस के सभी कोर्सेज को यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। मैं रोहित कुमार आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बिहार के हिस्ट्री को अर्थात जनरल नॉलेज को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ताकि बीपीएससी में जो आने वाले एग्जाम हैं उस एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिले और उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज की क्लास की जो शुरुआत होगी बिहार की हिस्ट्री से, हम इस क्लास के माध्यम से बिहार की हिस्ट्री और भारत की जो इतिहास से उन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर हम बात करें कि आज अगर हम भारत के इतिहास या बिहार के इतिहास की बात करें और उसकी प्राचीन काल की बात करें, तो करीब करीब प्राचीन काल का इतिहास बिहार और भारत का दोनों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलता है। उन सभी चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे और प्रारंभिक एग्जाम और मुख्य एग्जाम दोनों को इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है वो बिहार की बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आने वाले जो 31 को जो एग्जाम है उसको मद्देनजर रखकर किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस चैनल्स के साथ जुड़िए और इस क्लास का आनंद लो तथा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम इस क्लास में साथ साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिहार की हिस्ट्री से अर्थात बिहार का इतिहास। अगर हम क्लास की शुरुआत से पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि देख सकते हैं कि बिहार में भिन्न भिन्न तरीके उसकी संस्कृति और कलाओं से संपूर्ण है, पूरी तरीके से भरा पड़ा हुआ है। इसकी जो इतिहास जो है दुनिया के प्राचीनतम इतिहास में से एक माना जाता है और उन सभी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जो काफ़ी सवाल जो पूछे हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार का तो भी ये बिहार है और इस बिहार में करीब करीब 38 करीब नहीं संपूर्णतः अगर देखा जाए तो 38 जिले हैं और हर जिला जो है अपने आप में एक कला और संस्कृति को रखता है। इसकी जो कला और संस्कृति जो है काफी प्रमुख मानी जाती है क्योंकि ये हमारे इतिहास से सीधा ताल्लुक रखता है। प्राचीनतम इतिहास से चाहे भारत का इतिहास हो उसकी बात करते तो बिहार की अगर हम शुरुआत करें, बिहार शब्द कहाँ से आया, उन सभी चीज की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक नजर हम बिहार के छोटे से इसके पृष्ठभूमि अर्थात उसके बारे में देख लेते हैं। बिहार का गठन जो है 22 मार्च 1912 को होता है अर्थात ये कहानी उस वक्त की है जब बिहार और बंगाल दोनों आपस में एक थे। बिहार और बंगाल जो है आपस में एक थे और जब बंगाल का 1905 में विभाजन हुआ, आप सभी को पता होगा बंगाल के विभाजन होने की कथा जो है हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, है ना, उससे भी हम साथ साथ में को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जब भारत के अंदर में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट का मेन मकसद था पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना, लेकिन जो बंगाल का विभाजन रहा उस बंगाल के विभाजन के माध्यम से 1905 में पूर्णतः बंगाल का विभाजन होता है और हिंदी प्रदेश और बंगाल के हिंदू अर्थात बंगाल का विभाजन के पीछे की कहानी जो है कि अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन की कहानी है यहाँ पर, अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था और उसी बंगाल के साथ बिहार भी था। लेकिन सहजानंद सरस्वती और बिहार के जो प्रमुख नेता जो उस वक्त के थे उनका मानना था कि बिहार की जो आइडेंटिटी है, बिहार की जो पहचान है बंगाल के कारण वो दिख नहीं पाती है
और फलतः 1912 ईस्वी में 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो ये कहानी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में कि बिहार का अर्थात जन्म कब हुआ, बिहार का गठन कब हुआ। तो बिहार 22 मार्च 1912 में बिहार का गठन होता है और वो बंगाल से अलग होता है। उस वक्त बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ हुआ करता था। बिहार की राजधानी पटना है तथा जनसंख्या की अगर हम बात करें तो बिहार की जनसंख्या करीब 10,40,99,452 2011 के सेंसस के अनुसार से देखी जाती है। वहीं पर अगर हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में ये बिहार फैला हुआ। फिलहाल वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और बिहार का उच्च न्यायालय पटना में। तो ये छोटी सी भूमिका बिहार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कहानी की शुरुआत अभी नहीं शुरू होती है, कुछ सबसे प्रमुख बातें हैं वो आप देख लीजिए। बिहार का इस वक्त अगर हम राजकीय पशु की बात करें, जैसे राजकीय पशु जो है, अगर हम नेशनल एनिमल्स की बात करते तो हर भारत देश का नेशनल एनिमल्स बंगाल टाइगर को माना जाता है। वैसे राज्य का जो नेशनल एनिमल, जो राजकीय पशु बिहार का है, वो राजकीय पशु आपका बैल है, अर्थात ऑक्स है, बैल। वहीं पर अगर बिहार के राजकीय पक्षी की बात करें तो भारत के अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी होगा अर्थात नेशनल बर्ड्स जो मयूर अर्थात मोर को माना जाता है, पिकॉक को। यहीं पर अगर हम बिहार की राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी बिहार का ये गौरैया है अर्थात स्पैरो है, जो कि बिहार में सबसे ज्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए वहां का राजकीय पक्षी के तौर पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें वहां की राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल वहां का राजकीय वृक्ष है, अर्थात पीपल की बात करते हैं। राजकीय फूल पुष्प की बात करें, अगर भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो कमल को माना जाता है, लेकिन उस बिहार राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा को माना जाता है। फिर आपने देखा होगा प्रमुख चित्रकला की बात करें तो मधुबनी का पेंटिंग अपितु बिहार में नहीं पूरी भारत में एक अपना स्थान रखता है। तो इस पेंटिंग की भी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, मधुबनी की पेंटिंग। और पवित्र पर्व तो आज पूरे विश्व में ये विख्यात है, पवित्र पर्व जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूर्य की आराधना की जाती है। इसकी भी बात हम लोगों ने, तो ये तो संदर्भ में हम सिर्फ भूमिका की बात कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। बिहार का जन्म, बिहार की कहानी जो है, बिहार का प्राचीन इतिहास, हम एक एक करके बिहार की पूरी कहानी को हम इस क्लास में बताने वाले हैं। कहानी चाहे वो प्राचीन बिहार की हो और साथ में प्राचीन भारत को भी हम उससे को रिलेट करने की कोशिश भी आपके सामने हम करेंगे। जैसे इतिहास की जब हम शुरुआत करेंगे तो इतिहास में 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में डिवाइड किया। लोगों ने कहा कि भाई काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो लोगों ने समय के आधार पर, अब इतिहास की रचना की अगर बात करें उसको सिस्टमैटिकली अगर पैटर्न दिया गया तो अंग्रेजों ने दिया, पहले तो अलग अलग फॉर्म में था। तो एक क्रोनोलॉजी के आधार पर, एक वर्षानुगत के आधार पर, ग्रिगोरियंस कैलेंडर के बेस के आधार पर इतिहास की एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिया गया और 3 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आज के आधुनिक भारत जिसे आप कहते हैं। 3 प्रकार से हमने उस चीजों को डिवीजन किया है ना। और प्राचीन जो भारत है, उसी प्राचीन भारत में हम बिहार के प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। अगर हम बिहार के प्राचीन इतिहास का एक विस्तार अगर हम देखें तो मानव सभ्यता के आरंभ तक, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तो वहीं से बिहार के प्राचीन इतिहास का भी विस्तार का साक्ष्य हमारे इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है। यह सनातन धर्म के आगमन संबंधित मिथकों और किवंदियों से भी यह संबंध रखता है। अगर हम बात करें, अब जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, आप पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी, इन सभी में पूरी तरीके एक संदर्भ बिहार के इतिहास की कहानी देखने को मिलता है। यहां तक कि अगर हम बात करें कि यह शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था,
मगध का उदाहरण अगर दे, मगध का विस्तार आप जब पढ़ेंगे, आप इतिहास को, बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे या भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, तो सिकंदर की तलवार, ऐसा माना जाता है कि सिकंदरों की सेना में भगदड़, एक खौफ, मगध की सेना, मगध के आतंक, मगध के डर से सिकंदर की सेना में एक खौफ सी बन गई थी कि मगध पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है। तो मगध, उस वक्त का बिहार एक मगध हुआ करता था और यह शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था, है ना। अगर हम सक्षम साम्राज्यों के संरक्षण में अगर हम बात करें तो यह हजारों वर्षों तक शिक्षा और संस्कृति का एक केंद्र बना रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। उस वक्त विश्व में विश्वविद्यालय की जो कल्पना नहीं थी, उस वक्त वो राज्य जो है एक सक्षम साम्राज्य के तौर पर या शिक्षा के संस्कृति का एक केंद्र विश्व के रूप में माना जाता है। शब्द की अगर हम बात करें कि विहार, नाम से ही पता चलता है कि जो विहार, विहार का मतलब विहार होता है, मतलब विचरण करने वाली बात। आप देख सकते हैं बिहार शब्द की अगर हम बात करें तो बिहार का मतलब विहार होता है। विहार का मतलब विचरण करना, अर्थात बौद्ध और भिक्षुओं का आराम करने का वो स्थान जहां पर ऋषि मुनि, बौद्धिस्ट, जैनिज्म सभी लोग वहां जाकर वो आराम करते हो, तो ऐसे स्थान को विहार कहा जाता है। लेकिन उस वक्त इसका प्रचलन नहीं था। जब विहार शब्द का जन्म उस वक्त हुआ, उस वक्त इसका कोई प्रचलन नहीं था। प्रचलन इसकी जो शुरुआत जो हुई 12वीं सदी में, बिहार की शुरुआत हुई कि 12वीं सदी में उस वक्त मुस्लिम शासक हुआ करता था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के दौरान में बिहार शरीफ एक स्थान है और उसी बिहार शरीफ के नाम पर बिहार कहना शुरू हुआ। मतलब बिहार शब्द का जन्म जो है, बिहार शब्द जब प्रचलन में कब से आया, तो 12वीं सदी में मुस्लिम शासकों के द्वारा बिहार शब्द का प्रचलन उस वक्त आया। उस वक्त बिहार एक स्थान था और आसपास के क्षेत्र और राज्यों के द्वारा बोले गए भाषा के आधार पर लोगों ने इसे बिहारी के तौर पर भी इसकी कल्पना की। तो आज बिहार का मतलब विहार होता है, अर्थात बौद्धिक, अर्थात बौद्ध और भिक्षुओं को आराम करने का वो स्थान या विचरण करने का स्थान। बड़ा विचित्र सी बात एक और भी देखने को मिलती है कि अगर हम बात करें कि बिहार एक ऐसा शब्द है कि जिसमें भारत के पूरे नाम छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये है आपका बिहार। अगर देखें तो इनमें 5 लेटर से मिलकर बना है। अगर हम बी की बात करें तो ये भारत, भारत। आई का मतलब इंडिया, एच का मतलब हिंदुस्तान। अगर हम आय की बात करें तो आर्यावर्त। एन आर की बात करें तो इसे रीवा भी कहा जाता है या जम्मू द्वीप भी कहा जाता है। तो देखिए बड़ा विचित्र सी बातें हैं कि भाई इसमें 5 शब्द, 5 लेटर छुपे हैं और पांचों लेटर भारत के नाम को जन्म देता है। तो V फॉर भारत, I फॉर इंडिया, H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर आर्यावर्त और R फॉर रीवा, है ना। इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिहार की जो प्राचीन इतिहास, जो बिहार के लोगों का, अर्थात आप कह सकते हैं इसका जो इतिहास जो है सदियों से बहुत ही पुराना है। अब चलिए हम इतिहास की बात करें तो थोड़ा सा हम चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ स्रोत, कि भाई किसी भी इतिहास को जानने के लिए कितने तरीके के स्रोत हो सकते हैं, कैसे इतिहास को जाना जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि इतिहास होता क्या है, एक छोटा सा बचपन में काफी जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई इतिहास जो होता है, इति जोड़ बीती, अर्थात बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। लेकिन क्या सभी बीती हुई कहानी को इतिहास कह सकता है? मतलब इतिहास और कहानी में तो अंतर होगा। तो कहा जाता है कि भाई इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं है,
इतिहास कोई कहानी नहीं है जो दंत कहानी के तौर पर भी कहा जाता है कि भी सुनी सुनाई हुई कहानी। इतिहास उसी चीज को माना जाता है जिसका कुछ साक्ष्य होता है। तो अगर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत की बात करें, इतिहास के लिखने के पीछे जो एक साक्ष्य तो होगा। भाई एंथ्रोपोलॉजी जो जितने भी होते हैं, जो मानव वैज्ञानिक जो होते हैं, मानव शास्त्र के लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो मानव की पूरी साक्ष्य को निकालने के, और उसमें एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है भाई इतिहास की रचना में। तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्रोत मुक्त रूप से 4 टाइप में उसको कहा जाता है। मुक्त रूप से अगर हम बात करें, ऐसे और भी बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जिसे एक कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात की जाती है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भाई किसी भी इतिहास की रचना जो है उसके स्रोत के माध्यम से, एक साक्ष्य के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगर किसी भी इतिहास की कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, तो उस इतिहास को मात्र एज ए मिथ के तौर पर या दंत कहानी के तौर पर इसे कहा जा सकता है, लेकिन उसे इतिहास का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए विद्वानों का यह मानना है कि जो भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं, भारत की जो पौराणिक धर्म है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, चाहे इस प्रकार की जितनी भी, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, उसे एज ए मिथ या एक साहित्य के तौर पर, एक मोरल स्टोरी के तौर पर उसको तब्दील किया जा सकता है, परंतु उसे इतिहास का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इतिहास उसी को कह सकते हैं जिसका कोई न कोई स्रोत हो, साक्ष्य हो, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई न कोई उसकी एविडेंस हो। तो इसी इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के 4 जो मेन स्रोत होते हैं, एक पौरात्विक स्रोत जिसको आप आर्कियोलॉजिकल स्रोत सोर्सेज मानते हैं, या साहित्यिक सोर्स हो सकते हैं, या यात्रियों द्वारा जो विवरण हो सकते हैं, या फिर न्यूमिस्टिक, आप सिक्के जैसे न्यूमिस्मेटिक जो फॉर्म होता है सिक्कों का, उसके माध्यम से इतिहास के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे हम बात करें कि प्राचीन भारत के इतिहास की ऐतिहासिक स्रोत की बात करें, तो उसमें से जो पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल स्रोत है, उसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जैसे पहला हम बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि राजा महाराजा के द्वारा जो लिखा हुआ, जैसे अशोक ने बहुत सारा अभिलेख और शिलालेख का निर्माण किया। तो अभिलेख जो है लिखे हुए, अर्थात पत्थरों पर लिख दिए जाते थे। तो इतिहास के बारे में अभिलेख के बारे में जान सकते हैं, शिलालेख के बारे में जान सकते हैं। शिला का मतलब पत्थर, चट्टान होता है, और चट्टान पर जो लिखी हुई बातें होती है उसे इतिहास के दर्जा के तौर पर हम उसे कंसीडर करते हैं। तो शिलालेख हो सकता है, स्मारक भवन हो सकता है, जैसे ताजमहल। अब ताजमहल तो हमने शाहजहां को तो नहीं देखा, परंतु वो स्मारक, वो भवन जो इस बात को बात करता है कि भाई एक मुगल वंश में एक राजा शासक हुआ करता था जिसका नाम शाहजहां था, और उस शाहजहां अपनी बेगम से बहुत ही प्रेम करता था। उन्हीं की मृत्यु के उपरांत बेगम के प्रेम और उसके एक चिन्ह के रूप में ताजमहल का निर्माण किया। आज जो ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो स्मारक भवन के माध्यम से हमने उस इतिहास के बारे में जाना। वहीं पर हम मूर्ति और चित्रकला की बात करते हैं। अब मूर्ति की बात करते हैं तो अब हड़प्पा सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारे मूर्ति मिले हैं। तो क्या बताता है कि भाई वो सभ्यता जो है उस वक्त देवी देवताओं की पूजा होती थी, उस वक्त के देवी देवताएं भी होते थे, या उस वक्त के जो मानो इस प्रकार से उनका जीवन जीने का ढंग था। तो ये पौराणिक स्रोत है उस वक्त का। वहीं तक हम बात करते हैं भौतिक पुरावशेष के बारे में, जो अवशेष बच गए हैं। तो इतिहास जानने के जो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसके कई हैं। जैसे प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य जो है, अगर प्राचीनतम अभिलेख की बात करें तो अभिलेख की साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। प्राचीनतम शिलालेख की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी में अशोक, बिंबिसार से लेकर चंद्रगुप्त, चाणक्य के दौर में ये मिलता है। वहीं पर हम भारत के इतिहास के निर्माण की बात करें तो ये अशोक के शासन के दौरान भी ये मिलता है। मेडिवल में स्मारक देखने को मिलता है। तो ये सब सारी जितनी भी कहानी जो है पौराणिक के आधार पर देखने को मिलता है। हालांकि अगर एक बात किया जाए कि जो भारत का इतिहास है
तो भारत का इतिहास का जो गठन की अगर बात किया जाए सबसे पहली बार, तो 1784 में 1784 में 1784 में पहली बार 1784 में कह सकते एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बाद लोगों ने भारत के इतिहास को एक सिस्टमैटिक, एक सुसंगठित एक पैटर्न दिया और उसको रीराइट के फॉर्म में भारत के जो ग्रिगोरियंस, उस वक्त के जो ग्रिगोरियंस कैलेंडर थे, और उस ग्रिगोरियंस कैलेंडर को बेस मानते हुए भारत के इतिहास को एक रूप दिया गया, एक अरेंजमेंट किया गया, एक सिस्टमैटिक रूप पैटर्न दिया गया। तो 1784 ईस्वी में पहली बार ये आप कह सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो है भारत के इतिहास के निर्माण का गठन उस वक्त किया गया। तो ये भी मेन भी आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के इतिहास का जो शुरुआत जो है उसका जो एक गठन कब शुरुआत हुआ और किस संस्था के द्वारा, तो संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, है ना, 1784। वहीं पर आपको विलियम्स जितने भी हैं, जॉन से सब जिन्होंने मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी आगे की कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो पौराणिक स्रोत की बात हम लोगों ने कहा। वहीं पर अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेसी सोर्स की अगर हम बात करें, तो आप कह सकते हैं कि भाई भारत का जो पौराणिक या साहित्यिक स्रोत है, जैसे आपका हमारा धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ जो है, अब धार्मिक ग्रंथ बताता था कि हमारा भारत का इतिहास कैसा है, हमारा भारतवर्ष कैसा था। अब धार्मिक ग्रंथ में क्या होगा, हमारे वेद, अब हमारे वेद ग्रंथ हैं। तो वेद कितने ग्रंथ है भाई, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेद में भारत की जो जीवन शैली थी, भारत की जो संस्कृति थी, भारत के जो जीवन जीने का जो ढंग है, उन सभी की चर्चा बहुत ही विस्तृत तरीके से कहा गया। तो वो इतिहास का एक साहित्यिक स्रोत के तौर पर इतिहास को पेश किया जा सकता था, है ना। तो ये हमारा वैदिक ग्रंथ के माध्यम से पता करते हैं। वहीं अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें, तो ब्राह्मण की बात करें भाई, धार्मिक ग्रंथ में क्या है, धार्मिक में हमारा वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, महाकाव्य है ना, पुराण है, स्मृति है, दर्शन है। ये सारे क्या है, ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं जिससे भारत की इतिहास की कल्पना हम लोग आज कर पाते हैं कि भारत की इतिहास ऐसा था, है ना। तो ब्राह्मण साहित्य हुआ, आरण्यक हुआ, आरण्यक जिसको फॉरेस्ट बुक के नाम से भी जाना जाता है, ये ऋग्वेद, सामवेद, भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उपनिषद, टोटल 108 उपनिषद था। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपदेश, है ना, गुरु जो अपने शिष्यों को उपदेश दिया है, उन सारे उपनिषदों के माध्यम से ही भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। आप सभी को पता है महाकाव्य, महाकाव्य जिसे काव्यों में महाकाव्य, जिसे रामायण और महाभारत के तौर पर जाना जाता है, रामायण और महाभारत। तो रामायण महाभारत जो है, वो जो महाकाव्य है, वो भी कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति और सभ्यता का बखान करता है। उस वक्त कैसे लोग थे, जीवन जीने की शैली कैसी थी, उन सभी चीजों को बखान करता है भारत के इतिहास के माध्यम से। 18 पुराण हमारे हैं। कितने टोटल पुराण है, 18 पुराण। तो 18 पुराण में भी उन सब स्मृति जो है, जिसको लॉ बुक कहा जाता है, कानून बुक के तौर पर कानून की पुस्तक कहा जाता है। फिलॉसफी, जिसको हम दर्शन शास्त्र, जो से दर्शन शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र होते हैं, मीमांसा हुआ, है ना, इन सभी जो 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, सांख्य योग हुआ, सांख्य दर्शन हुआ, युग दर्शन हुआ, मीमांसा हुआ, है ना। तो ये जितने भी हैं, ये सारे कहीं न कहीं साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भारत के इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के बखान करते हैं। वहीं पर हम बात करें कि कुछ ऐसे ब्राह्मणोत्तर साहित्य हैं, अर्थात ब्राह्मण के बाद ब्राह्मणोत्तर, उत्तर काल, मतलब जब नए नए धर्म का जन्म हुआ ना, सनातन के बाद नए धर्म का जन्म हुआ, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां जन्म ली समाज सोसाइटी के अंदर में। उत्तर वैदिक काल के बाद मौर्य जब डायनेस्टी शुरू होता है, आपका मुगल वो ये आपका शुरू होता है मगध के अंदर में, तो बौद्ध का जन्म हुआ। समाज में तरह तरह की कुरीतियां देखने को मिली, ऋग्वेद की रीराइट भी किया गया। तो उस समय ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं। विनय पिटका हुआ, है ना,
तो ये बौद्ध ग्रंथ हुआ, जैन ग्रंथ हुआ, संगम साहित्य हुआ जो साउथ इंडिया का, ये सभी साहित्यिक स्रोत के तौर पर माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि लौकिक की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ, जीवनी ग्रंथ हुआ, सामान्य साहित्य हुआ। अब जैसे जीवनी ग्रंथ की बात करें, हर्षवर्धन चरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन चरित अगर लिखा गया, बात तो सत्य है, तो क्या सिर्फ हर्षवर्धन की कहानी, हर्षवर्धन की पूरी जीवन शैली लिखा जाएगा, उसकी पूरी राज प्रणाली को लिखा जाएगा? मेगास्थनी के द्वारा लिखा गया इंडिका, है ना। आप चंद्रगुप्त चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। तो इन सभी रचना के माध्यम से, इन सभी साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। सामान्य इतिहास हुआ या जीवनी ग्रंथ हुआ या ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ, इन सभी को माध्यम से देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे की, जैसा कि हमने बताया कि जो प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य सब मिलते हैं और भारत के इतिहास का निर्माण 1784 ईस्वी में इसका गठन हुआ। वहीं पर भारत में पहली बार 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, अर्थात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है भारत के इतिहास के गठन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उस वक्त 1861 में जब इसकी आर्कियोलॉजिकल गठन की स्थापना की गई तो प्रथम अध्यक्ष के तौर पर कनिंघम थे। कनिंघम को प्रथम अध्यक्ष के तौर पर माना गया, कनिंघम संघ। और लॉर्ड कर्जन के समय आते आते, लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन की बात की, स्वदेशी मूवमेंट की बात यहीं से शुरू होती है, लॉर्ड कर्जन। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारा काम किया था, बशर्ते उसकी जो पॉलिसी जो थी वो पॉलिसी से भारत को काफी नुकसान भी हुआ है। बंगाल का उस वक्त विभाजन करने के पीछे कारण था कि बंगाल उस वक्त का उस जगह पर स्थान पर एक तरीके से राजनीति का एक गढ़ बन चुका था और उसको धार्मिक के आधार पर तोड़ना उस वक्त अंग्रेजों के लिए बहुत ही, कि जितनी भी क्रांतिकारियां जो हैं, क्रांति का जो जन्म जो है बंगाल से शुरू हो रहा है, ज्यादातर जितने भी हैं। तो उस वक्त धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में, है ना। तो उस वक्त लॉर्ड कर्जन के समय जो एंशिएंट मूवमेंट एक्ट लाया गया 1904 में, और 1904 में जो एंशिएंट मूवमेंट एक्ट जब पारित हुआ तो उस वक्त जो है आपको भारत के इतिहास की रचना करने में और भी आसान हो गई। और हमारे संविधान में भी आप देख लीजिए, तो हमारा संविधान के डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 के में कहता है कि भाई पुरातत्व के महत्व के जो स्मारक हैं उसको संरक्षण का प्रावधान दिया है। पुराणों में ऐतिहासिक महत्व के कारण इतिहास पुराण जैसे शब्दों को पुकारा है। तो बहुत सारे टर्म जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है ना। ये अति आवश्यक भी है हमारे लिए। चलिए, एक बात तो हम लोगों ने किया कि प्राचीन भारत में पौरात्विक स्रोत के बारे में हम लोगों ने जाना, साहित्यिक स्रोत के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। ये आपके मुख्य परीक्षा में भी बहुत ही काम आने वाला है, जो नॉट प्रारंभिक एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के अलावा भी आपके मुख्य परीक्षा में। वहीं पर हम बात करें यात्री विवरण का, अर्थात उस वक्त भारत में फॉरेनर्स आए। अब उदाहरण के तौर पर जो यात्री जो तो यूनानी यात्री हुआ करते थे, अब यूनानी यात्री भारत में आया, भारत में रहा और भारत में रहकर भारत की जीवन शैली के बारे में रचना की। क्योंकि लोगों ने भारत के बारे में कुछ, आपको बता दें कि एंगल्स जो थे, एंगल्स, आई थिंक एंगल्स मैगस नाम के कोई अर्थशास्त्री थे, उनका मानना था कि उस वक्त भारत जो है पहली सदी से 10वीं सदी तक विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र हुआ करता था, राष्ट्र हुआ करता था। मतलब उस वक्त का जीडीपी मोर देन 35% से ऊपर होता था। आप सोचिए, 35% जीडीपी उस वक्त का होता था ग्रोथ उसका। एंगल्सन के माध्यम से अगर देखें, वो आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के तौर पर वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो विदेशी यात्री भारत आए, यूनानी यात्री आए। अब यूनानी यात्री की बात कर तो मेगास्थनी आया। मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दौरान में आया भाई, है ना। मेगास्थनी जब चंद्रगुप्त के दौरान में आया, उसने इंडिका नामक बुक की रचना की और इंडिका में पूरी मगध की बारे में बात की जाती है, तो भी एक स्रोत के तौर पर आप कह सकते हैं, है ना। डाइमेकस आया, डायनोसियस आया, है ना।
वहीं पर आप टॉलमी ने ज्योग्राफी, जिसने ज्योग्राफी और फादर भी टॉलमी को कहा जाता है कभी कभी, सो टॉलमी ने भी उसके बारे में कहा है। प्लिनी की बात करें, नेचुरल हिस्ट्री भी प्लिनी के द्वारा। फिर फाहियान आए, है ना, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान में आया। वहीं पर आए सुइंगयुंग आया, चीनी यात्री। वेन सांग हर्षवर्धन के दौरान में आता है ना। इतिसिंग आता है, अलबुरेनी आती है। ये सभी जितने भी जो विदेशी यात्री हैं, भारत के बारे में कुछ न कुछ उनकी रचना के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यात्री का विवरण बात करें। यूनानी यात्री मेगास्थनी हुआ, डाइमेकस हुआ, डायनोसियस हुआ, टॉलमी हुआ, प्लिनी हुआ, फाहियान्स हुए, सुंग युन्स हुए, हेनसांग हुए, इत्सिन्स हुए, अलबुरेनी हुए, अरब यात्री। ये सभी लोग यात्री जो हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें भारत के कुछ जो सिक्के का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे सिक्के की जो स्टडी ऑफ सिक्का को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है ना। तो आपको बताया आयत पंचमार्क, सबसे पहले जो सिक्के की बात की जाती है भारत के अंदर में, तो पंचमार्क सिक्के के इतिहास पहली बार देखने को मिलता है कि सबसे पहले इतिहास पहला सिक्का भारत में क्या बना, पंचमार्क बना। वहीं पर स्वर्ण सिक्के की बात, गोल्डन कॉइन की बात होती है, फिर ताम्र और कांसे के सिक्के, फिर चित्रयुक्त सिक्के। ये सभी सिक्के पर गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे सिक्के मिल जाएंगे, है ना। तो ये सही न कहीं सभी सिक्के पर भारत के इतिहास की बात करते। तो ये तो भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत मिले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में आप लिख लेंगे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, इतने में ही आपका आपके मेंस एग्जाम में हो या प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत कुछ आपको मिल जाएंगे इससे, है ना। अब हम चलते हैं, चलिए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को तो हमने समझा और जाना, चाहे पौराणिक स्रोत हो, चाहे साहित्यिक स्रोत हो, चाहे यात्री विवरण हो, चाहे सिक्के हो। अब हम चलते हैं बिहार पर कि भाई बिहार के इतिहास के जानने के भी भिन्न भिन्न स्रोत हैं। ये सभी स्रोत में बिहार आपको मिलेगा ही नहीं। तो बिहार का इतिहास को जानने का जो भिन्न भिन्न स्रोत है उसमें से एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक प्रमुख बात करता है। भाई पौराणिक साक्ष्य, पुरातात्विक जो साक्ष्य है इसके बारे में देखने को मिलता है। तो पुरातात्विक अगर हम साक्ष्य की बात करें तो पुरापाषाण, अर्थात पुरापाषाण का मतलब होता है जो आप ओल्ड स्टोन एज की बात की जा रही है, तो उस वक्त उसके बारे में देखने को मिलता है। मुंगेर और नालंदा है। अब मुंगेर बिहार का जो क्षेत्र है, जैसे मुंगेर और नालंदा, पुरापाषाण की बात करें, आप आ जाइए यहां पर, तो ये देखिए यहां पर ये मुंगेर है और नालंदा, ये नालंदा है आपका, है ना, ये नालंदा है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये आपका मुंगेर है। इन दोनों स्थान पर पुरापाषाण काल के, अर्थात आप मतलब ओल्ड स्टोन एज के बहुत सारे साक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं। तो उससे बिहार के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है ना। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। वहीं पर मध्य पाषाण काल में चले जाइए। मध्य पाषाण काल पैलेथिक हुआ, फिर एक तो ओल्ड पाषाण काल हुआ पैलेथिक का। वहीं पर मध्य पाषाण काल की बात करें जिसको मीसो आपको पाषाण काल भी कहते हैं या मीसो स्टोन एज भी कहा जाता है, तो हजारीबाग हुआ, रांची हुए, सिंहभू हुए और संथाल परगना में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वहीं पर नवपाषाण काल अर्थात न्यू स्टोन एज की हम बात करते हैं, न्यू स्टोन एज नवपाषाण काल, है ना, मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण काल, पुरान पाषाण आपका ओल्ड पाषाण काल। तो नवपाषाण काल में आपके सारण में चिरांड हुआ और वैशाली में चेचर, इन पर नवपाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं, है ना। कुम्हरार चले जाइए, आपका पटना में कुम्हरार है, तो कुम्हरार का जो 80 खंबा वाला जो हॉल का जो भग्नावशेष है, ये आज भी जो पूरी अशोक के जो काल के बारे में विवरण देता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि लौरिया जो है नंदगढ़ है, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण के अंदर में, और लौरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण में, ये मौर्य काल के स्तंभ लेख हैं।
जहां पर बिहार के इतिहास के जानने के एक स्रोत के तौर पर मिल सकता है। वहीं पर वैशाली में प्राप्त गुप्ता कालीन के मुहर मिले हैं वैशाली के अंदर में। मतलब एक सवाल आपको यहां पर बन सकता है, आपको पूछ सकता है कि ऑप्शन के तौर पर, क्योंकि भाई आपके यहां तो 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते, तो उसमें पूछ सकता है कि इनमें से पुरान पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य इनमें से पुरान पाषाण काल के किस जिले में मिले हैं? और ऑप्शन आपका मुंगेर, नालंदा, है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये बन सकता है का। फिर मध्य पाषाण काल हुआ, नौ पाषाण काल, कुम्हरार हुआ, लौरिया हुआ, वैशाली, इन सभी जगह पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बिहार के इतिहास के जो भिन्न भिन्न स्रोत देखने को मिलता है। ये तो पुरातात्विक की बात हमने यहां पर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, बात करते हैं कि भाई जो लिटरेसी है आपका, लिटरेरी सोर्स जिसको आप लिटरेचर भी कहते हैं, तो उस सोर्स के माध्यम से, उस स्रोत के माध्यम से बिहार के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। क्या स्रोत है भाई साहित्यिक स्रोत? तो साहित्यिक स्रोत है आपका उस वक्त का जो शतपथ ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणाज आप पढ़ेंगे आप भारत के इतिहास में तो कितने ब्राह्मणाज हैं, तो शतपथ जो ब्राह्मण, सत का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई के पथ वाला जो ब्राह्मण के अनुसार से, उनके अनुसार ये कहा गया कि जो आर्य सभ्यता जो थी उस वक्त की, अभी हम आर्य सभ्यता के बारे में भी हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो उनके माध्यम से कहा जाता था कि जो भाई वहां की जो आर्य सभ्यता थी गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था। आर्य सभ्यता की कहानी की शुरुआत जो है आप ऋग्वेद काल से जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आर्यंस का आक्रमण भारत पर होता है, और आर्यंस कहां से आया इसकी भी विवरण बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे मैक्स मुलर साहब ने कहा, मैक्स मुलर की अलग कथा थी कि वो कहते थे भाई कि वो कैस्पियन सी के आसपास के इलाका अर्थात ब्लैक सी, अर्थात कह सकते हैं कि पोल वाले रीजन से आया था, ये आपका यूरोप से। वहीं पर हमारे बाल गंगाधर तिलक का भी महत्व इसमें से आता है कि भाई बाल गंगाधर तिलक कहते भाई तिब्बतियन वाले रीजन से आया है, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक है। तो बड़े बड़े जितने भी विद्वान थे सबने अपना अपना मत दिया कि भाई आर्यंस भारत में आए। आर्यंस भारत के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन आर्यंस का विस्तार भारत में धीरे धीरे होता गया और परिणाम यह हुआ कि आर्यंस बिहार तक भी फैले। तो शतपथ जो ब्राह्मणा कहता है उसके अनुसार उस वक्त जो आर्य सभ्यता थी वो आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था, मतलब आर्यों का विस्तार बिहार तक उस वक्त हो चुका था। यह साहित्यिक स्रोत कहता है बिहार का। तो ये अपने आप में एक प्रश्न बन सकता है कि भाई शतपथ ब्राह्मणाज के अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के किस तरफ फैले हुए थे? तो गंगा के दोनों तरफ फैले हुए थे, गंगा के उत्तरी तरफ और गंगा के दक्षिणी तरफ। क्योंकि बिहार को करीब करीब गंगा दो भागों में विभाजित करती है, करीब करीब, है ना, एक उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दक्षिणी वाला भाग पूरा रीजन मगध के नाम से जाना जाता था, वहीं पर उत्तरी भाग की कहानी भी हम एक एक करके यहां पर हम बात करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें अर्थवेद की, अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मणाज की अगर हम बात करें, तो जो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मणा के अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वत्स्यर्स कहा जाता है। मतलब कि अब देखिए बिहार नाम क्यों पड़ा भाई, प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले जितने भी उसको वत्स्यर्स, एक कहानी के तौर पर अगर आप देखें वत्स्यर्स कहा जाता था। वत्स्यर्स किसके अनुसार? अथर्ववेद के अनुसार और पंचविश के अनुसार। तो एक कहानी के तौर पर अगर हम बात करें तो बिहार जो है, बिहार विद्वानों का जन्मदाता है। बड़े बड़े विद्वान वहां से जन्म लिए, आप देख सकते हैं, चाहे वाल्मीकि हो से लेकर आप देखो चाणक्य से लेकर आप अगर हम कहानी बाण भट्ट से लेकर अगर हम आर्यभट्ट की अगर हम बात करें, एक लंबी सी लिस्ट बन जाएगी बहुत बड़ी। इसीलिए उस शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था उस वक्त। और आज के भी तौर पर अगर हम बात करें जिस चीज की आप तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है,
तो एक बहुत बड़ा एक प्राचीनतम इतिहास रखता है अपने आप में। तो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मणा के अनुसार जो प्राचीन बिहार में जो तपस्वी के रूप में जो भटकने वाले लोग थे, उन तपस्वी को वत्यर्ष कहा जाता था। ये वत्यर्ष, और विहार शब्द आया तो उसी से, मैंने बोला बौद्ध और भिक्षु के भटकने वाले जो है ना। वहीं पर अगर हम बात करें, मतलब कि भाई अथर्ववेद भी उसके बारे में साक्ष्य दे रहा है ना। वहीं पर हम ऋग्वेद के अनुसार में बात करें तो ऋग्वेद के अंदर में देखिए 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद है ना। अलग अलग वेद अलग अलग बातें करता है, सब में जीवन जीने की शैली की ही बात कर रहा है। तो ऋग्वेद के अंदर में, ऋग्वेद के अनुसार वहां के अछूत लोगों को कीकैत कहा जाता था। कीकैत, अछूत लोगों को। आपको बताऊं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के कितने मंडल, टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट आप कह सकते हैं। और उसके 10वें मंडल में जाति की बात की गई है, 10वें मंडल में वर्ण की बात की गई है। और उसी वर्णों में, वर्ण के आधार पर उन्होंने प्रोफेशन के बेस के आधार पर, व्यवसाय के बेस के आधार पर वर्णों का विभाजन किया। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, शूद्र हुए, ये 4 प्रकार के वर्ण थे। और चारों वर्ण का अलग अलग कार्य था। ब्राह्मण जो सोसाइटी, समाज को बुद्धिजीव और विद्वता प्रदान करे, ऐसे प्रोफेशन, ऐसे व्यवसाय को उन्होंने ब्राह्मण शब्द का उच्चारण किया। जो ब्रह्म को आचरण करने वाला, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, तो ज्ञान को आचरण करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। और वो व्यक्ति कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण जाति नहीं थी। ब्राह्मण का जन्म, जो ब्राह्मण की जो शुरुआत है, उसकी उत्पत्ति जन्म के आधार पर नहीं था, यह सिर्फ व्यवसाय के आधार पर था। और वो हर व्यक्ति जो ब्रह्म को आचरण करता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। वहीं पर बात हुआ क्षत्रिय की। छत्र का मतलब छत्र छाया होता, अर्थात सुरक्षा होता है, जो राष्ट्र की, जो समाज को सुरक्षा प्रदान करता हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, जातिगत रूप से हो, भावना रूप से हो, मानवीय रूप से, हर तरीके से जो छत्र छाया की तरह वो हमेशा सुरक्षा प्रदान करता हो, तो वो जो व्यवसाय, वो क्षत्रिय कहे जाना। अब आज इंडियन आर्मी जो छत्र छाया प्रदान कर रही, वो क्षत्रिय है ना। वहीं पर बात कहा गया कि जो समाज, सोसाइटी, राष्ट्र, राज्य, सबको अपने आर्थिक व्यवस्था से, व्यवसाय से सुदृढ़ करने का कार्य करता है, वो व्यवसाय वैश्य कहे जाने लगा। और वो वैश्य का कार्य था। वहीं पर अगर समाज को सुसंगठित, व्यवस्थित, सुंदर, साफ और व्यवस्थित करने का जो कार्य जो है, वो शूद्र को कहा गया। आज शूद्र को हीन भावना से मुक्त धीरे धीरे वैसे प्रकार से समाज में बहुत सारी विकृति उत्पन्न हुई, डिफॉर्मिटी हुई। और सोसाइटी जब डिफॉर्म हुआ तो सोसाइटी टूटने लगा। और परिणाम ये हुआ कि नए नए धर्म का जन्म हुआ। जो व्यवस्थित, जिस अपने आप को जहां पर सहज महसूस कर रहे थे, उन्होंने उस धर्म को अपनाया। उसमें व्यक्ति का कोई फॉल्ट नहीं था, उस वक्त फॉल्ट था जीवन जीने के ढंग के आधार पर, है ना। तो वहीं पर हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के अनुसार उस क्षेत्र के लोगों को, अछूत लोगों को कीकैत कहा जाता था। वहीं पर हम पुराण, रामायण और महाभारत की अगर बात करें तो आपको बहुत सारे बिहार के साक्ष्य को मिलेंगे। रामायण के अंदर में राम की पत्नी अर्थात माता सीता का जन्म जो है बिहार के सीतामढ़ी नामक स्थान पर हुआ, और वो साक्ष्य बताता है। वहीं पर अगर हम बात करें रामायण के साथ साथ महाभारत की बात करें तो महाभारत में कर्ण अर्थात अंगराज के प्रदेश, अंग जो जिसको महाबली कर्ण के नाम से आप जाना जाता है, आप महाभारत के युद्ध में, भगवत युद्ध के अंदर में, महाभारत के युद्ध में, वो कर्ण का जो प्रदेश भी था, वो अंग प्रदेश, वही बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था। तो ये पुराण, रामायण, महाभारत, इन सभी की जो साक्ष्य जो है, जिन्होंने रामायण की रचना की अर्थात वाल्मीकि, वो स्वयं वो बिहार के वाल्मीकि थे, है ना। तो ये 4th में आप देख सकते हैं, पुराण हुआ, रामायण, महाभारत। वहीं पर हम बात करें बौद्ध साहित्य, जैसे अभिधम्ब पिटक, विनय पिटक, सुता पिटक, ये जितने भी आपके बौद्ध के साहित्य हैं, ये सभी साहित्य बिहार के साहित्यिक स्रोत का एक रीजन बनता है आपका,
है ना। तो ये वो आप इस फॉर्म में आप देख सकते हैं। वहीं पर आगुंतर निकाय में महाजनपद हुआ के बारे में उल्लेख किया गया है। दीर्घ निकाय हुआ, दीपवंश, महावंश, ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं। वहीं पर जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में जो वज्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। परिष्ठित वर्ण और वासुदेव चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक इतिहास का भी वर्णन किया गया है वासुदेव चरित्र के अंदर में और प्रशिष्ट के अंदर में। वहीं पर मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनी जिसने इंडिका नामक बुक की रचना की। वो आपको उसके माध्यम से मगध के बारे में अर्थात बिहार के बारे में काफी चर्चा देखने को मिलता है। वहीं पर फाहियान की बात करें, फाहियान 5वीं शताब्दी में आया था, भारत का दौरा किया था और उसने मगध के बारे में वर्णन किया। फाहियान जो है चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के दौरान में आया था, फाहियान सेकंड के दौरान में। तो फाहियान भी आप बिहार के बारे में काफी। वेनसांग का नाम सुना होगा, वेनसांग एट नालंदा। तो वेनसांग आपका किस वक्त आया था? हर्षवर्धन के दौरान में, राजा हर्ष के दरबार में 637 ईस्वी के दौरान में आया था और उसने नालंदा के मठों का उल्लेख किया है। नालंदा दुनिया का बड़ा विश्वविद्यालय था उस वक्त के। वेनसांग के साहित्यिक स्रोत के माध्यम से ही हमें पता चलता है ना। वहीं पर चिन्नी यात्री इतिंग सिंह नालंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया है। तो ये सभी जो है साहित्यिक स्रोत हैं जो आपके बीपीएससी के एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर काम आ सकता है। तो ये तो आज का जो बिहार के इंट्रोडक्शन था कि बिहार के जानने के और कितने स्रोत हो सकते हैं, इसके बारे में आज हमने इस पर चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी इसी तरीके के बहुत सारे आपके साथ साथ में एक सीरीज वीडियोस जो हैं बिहार के इतिहास के बारे में हम ला रहे हैं और आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से समय टू समय आपको मिलता रहेगा। इसलिए इस चैनल के जो बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आने वाले खबर, आपके आने वाले जो इंफॉर्मेशंस आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।